और इस सीरीज का पहला मैच यहाँ पर जब पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के ही बीच में 18 नवंबर को कहीं पर लिखा हुआ 6:30 बजे होगा, कहीं पर लिखा हुआ 7:30 बजे से होगा भारत के समय के हिसाब से। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पर जब यह मैच खेला जाएगा, चूंकि टाइमिंग दोनों बताई गई है, ESPN वगैरह पे आप जाकर के देखेंगे तो 7:30 बजे मेंशन है। PCB के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के देखेंगे तो वहां के लोकल टाइम के हिसाब से शाम को 6 बजे है, यानी कि इसका मतलब हुआ कि भारत में 6:30 बजे से मैच स्टार्ट होगा। आधे घंटे का डिफरेंस होता है, तो टाइमिंग को लेकर के भरोसा आप कर नहीं सकते। पाकिस्तानियों का फिलहाल हो सकता है 7:30 बजे भी मैच करा दे, तो इसको लेकर के आपको अलर्ट रहना है, या तो 6:30 या तो 7:30 बजे मैच होगा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पर 18 नवंबर को, जहां पर पिछले 3 मुकाबले जो हुए हैं, खास करके T20 फॉर्मेट के अंदर अगर आप उसको देखें तो साउथ अफ्रीका के 194 के स्कोर को पाकिस्तान की टीम चेज नहीं कर पाई, केवल 139 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। उसके बाद अगर आप देखें तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच, जहां पर 178 का स्कोर चेज हो गया, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मैच जहां पर 90 का स्कोर चेज होना ही था। और रावलपिंडी का मैदान स्पेसिफिकली एक ऐसा मैदान है इस मौसम में, खास करके जहां पर अभी आपको बताया ना पाकिस्तान और श्रीलंका की जो सीरीज हुई उसमें भी पाकिस्तान की टीम ने क्लीन स्वीप किया, वहां पर भी हमने एक चीज देखी कि सेकंड इनिंग के अंदर ओस आती है। और ये जो T20 सीरीज भी यहीं पर खेली जाएगी, रात का ही मैच है, तो ओस का एक और फैक्टर यहाँ पर आता ही आता है। ओवरऑल यहाँ पे आंकड़े अगर आप देखें तो जो 6 और 1 7 टोटल 7 इंटरनेशनल T20 मैचेस जो इस मैदान पर कंप्लीट हो चुके हैं अभी तक के इतिहास में, जो यहाँ पर मुकाबले खेले गए हैं उसमें से 6 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें जीती हैं। तो ये बात यहाँ से क्लियर हो जाती है कि एक बढ़िया बैटिंग पिच वो तो आपको ओवरऑल देखने को मिलेगी, लेकिन मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ ये पिच और बेहतर होती चली जाएगी बैटिंग के लिए। और इसी वजह से जो टीम यहाँ पर टॉस जीतेगी वो पहले फील्डिंग करने की कोशिश करेगी। बाकी इन 3 मैच में देखें तो स्पिन को 17 विकेटें मिली हैं, पहली इनिंग में 15, सेकंड इनिंग में स्पिन का गेम ओवर है। स्पेसर्स को मिली है 23 विकेटें, पहली इनिंग में 15 और सेकंड इनिंग में पेसर्स का भी गेम ओवर है, खास करके केवल 8 विकेटें। तो ये डेटा भी क्लियर कर देता है कि क्यों यहाँ पर टीमें बैटिंग सेकंड करना ही काफी हद तक वहां पर उसी फेवरेबल डिसीजन में जाएंगी। बाकी जो भी अपडेट होगा पिच को लेकर के, ओस को लेकर के, और साथ ही साथ टॉस के बाद हमारी अपनी फाइनल टीम क्या होगी उसको लेकर के भी, वो सब कुछ आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बताऊंगा। टॉस के बाद जाकर के दोनों को ज्वाइन करिए, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो जाकर के लिंक्स को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन जरूर करिएगा और एक्टिव रहिएगा फाइनल टीम और वेदर अपडेट्स और पिच के बारे में जानने के लिए, जिसमें सबसे बड़ा अपडेट होगा ओस का कि वो सेकंड इनिंग में आने वाली है या नहीं, क्योंकि अगर ओस नहीं आती है तो निश्चित तौर पर Together country delight HRX mission protein will make sure protein isn't complicated. The sun shines in my room. It makes my flower. है कि सेकंड इनिंग में स्पिनर्स गेम में आते, लेकिन वो चीज काफी हद तक कंफर्म भी है कि सेकंड इनिंग में ओस आनी ही है, जैसे हमने वनडे सीरीज में भी देखा। तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। बाकी प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर आपके सामने है पाकिस्तान की टीम का, जहां पर साहिबजादा फरहान और साइम अयूब ओपन करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली बाबर आजम नंबर 3 पर आएंगे। उसके बाद फकर जमान है, सलमान आका टीम के कप्तान है, राइट हैंडेड बैटर ऑफ स्पिन बॉलर। और उसके बाद यहाँ पर मोहम्मद नवाज है, उसके बाद है फहीम अशरफ, और उसके बाद नसीम शाह, शाहीन आफरीदी, अबरार अहमद और उस्मान तारिक। ये आपको बॉलिंग का रोल प्ले करते दिखाई पड़ेंगे, जिसमें उस्मान तारिक करते एक बड़ी अजीब सी ऑफ स्पिन बॉलिंग। आप काफी हद तक केदार जाधव को याद कर सकते हैं, लेकिन कद इनका काफी ऊंचा है। बाकी अब्दुल समद, मोहम्मद सिम जूनियर, सलमान मिर्जा और उस्मान खान, ये 4 प्लेयर आपको बेंच पर बैठे दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन निश्चित नहीं है, हो सकता है कि उस्मान खान प्लेइंग 11 में खेल भी जाएं। और साथ ही साथ इवन मोहम्मद हसीन जूनियर को भी टीम खिला सकती है। देखना पड़ेगा, ट्राई नेशन सीरीज है, लंबा सीरीज चलेगा, तो हो सकता है जिम्बाब्वे के खिलाफ ये लोग ट्राई करें सलमान मिर्जा या मोहम्मद हसीन जूनियर को, लेकिन वो तो हमको टॉस की बात पता चलेगा। बाकी करियर के आंकड़े अगर आप देखना चाहें T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में जितने भी पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं उनके, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने मैचेस खेले, कितने रन बनाए, बैटिंग एवरेज क्या रहा, और वो बैटिंग एवरेज इनिंग के बेसिस पर क्या रहा, वो भी सारा डेटा आपके सामने है। जिसमें बॉलर्स के बारे में भी अगर मैं बात करूँ, जैसे शाहीन आफरीदी हो गए, 94 मैच 122 विकेट ले चुके हैं। उसमें पहली इनिंग में इनको हर 15वीं गेंद पर 1 विकेट मिली है, सेकंड इनिंग में 18वीं गेंद पर विकेट मिली है। तो वो डेटा आपको समझा देगा कि कौन किस इनिंग में ज्यादा बेहतर करता है। हालांकि कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है नहीं, तो और जो ओस का फैक्टर है वो भी काफी हद तक निगलेक्ट कर देता है इन सारी चीजों को, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस क्या रहा है T20 फॉर्मेट में वो देखने के लिए जरूर आप उसको पेज को फॉलो करिए और पूरा डेटा जरूर देखिएगा ध्यान से। उसके बाद आकर के रिसेंट फॉर्म की तरफ आए, जहां पर आपको दिखाई पड़ेगा कि पाकिस्तानी प्लेयर्स अभी रिसेंटली कैसे फॉर्म में हैं, तो वो आपके सामने है, जिसमें साहिबजादा फरहान 19, 28, 24, 57 इस तरीके की पारियां इनकी रिसेंट टाइम पर रही है। और आपको याद भी होगा एशिया कप में, चूंकि एशिया कप में इंडियन टीम भी खेल रही थी, तो लगातार काफी ठीक ठाक बैटिंग कर रहे थे, लेकिन जब इनको गेंदें ऊपर मिलती है
थोड़ी सी खींची हुई गेंद पर तो अच्छा खेलते हैं, ऊपर इनको गेंद कर दीजिए आपको विकेट दे करके जाते हैं। तो उसी तरीके के कुछ खिलाड़ी है, तो देखना पड़ेगा जिम्बाब्वे की टीम कैसा इनके खिलाफ स्ट्रेटेजी लेकर के जाती है। बाकी सैम अयूब के बारे में सभी को पता है, बल्ले से रन और बॉलिंग से विकेट निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट है नहीं। उसके बाद आते हैं बाबर आजम, जिन्होंने अपना फॉर्म वापस पा लिया, वनडे सीरीज में एक सेंचुरी भी इन्होंने लगाई और अच्छे फॉर्म में दिखाई पड़े। बाकी फकर जमान ये भी वनडे सीरीज में ही भी श्रीलंका के खिलाफ काफी बढ़िया काम करके आए हैं। तो ओवरऑल अगर आप बात करें तो बाबर आजम और साथ ही साथ फकर जमान ये बेस्ट फॉर्म में है प्लेयर्स फिलहाल पाकिस्तान की टीम में टॉप ऑर्डर पर। और सैम अयूब जो कि ये आपको बॉलिंग का भी एक ऑप्शन प्रोवाइड करवाते हैं, तो वहां से एक बेहतर हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि उसमें अगर बॉलिंग खास करके पहली इनिंग की हो, बैटिंग सेकेंड इनिंग की हो, तो वहां पर एक कप्तान है, उस कप्तान के भी काफी बढ़िया चॉइस हो जाते हैं। बाकी सलमान आगा के भी नंबर्स आप देख सकते हैं, हालांकि वनडे फॉर्मेट में ये सारे नंबर्स हैं रिसेंट टाइम के। T20 में इनको आपको मैं प्रेफर करता नहीं। बाकी मोहम्मद नवाज ये रिसेंट टाइम में अपने करियर के ड्रीम फॉर्म में है, इनको आपको इग्नोर करते ही करना नहीं है। इवन आप इनको कप्तान है उस कप्तान भी बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा पहली इनिंग की बॉलिंग हो तभी सेकंड इनिंग में स्पिनर का कोई खास रोल यहाँ पर बचता नहीं। बाकी फहीम अशरफ ने भी रिसेंट टाइम में जब भी मौका मिला है बढ़िया बॉलिंग करी, और एक्चुअली मैं अगर आपको कहूँ ना तो एक बहुत अच्छे ट्रम्प प्लेयर रहेंगे, ज्यादा लोग इनको टीम में शामिल करेंगे नहीं। हालांकि सामने जो कि जिम्बाब्वे की टीम है, और एक चीज हमको और भी देखनी पड़ेगी कि इनके अलावा पूरी की पूरी टीम में पेसर्स कितना खेलते हैं। अगर नसीम शाह और शाहीन अफरीदी ही खेलते हैं तो इनके बॉलिंग के चांसेस काफी अच्छे हो जाते हैं। हालांकि नसीम शाह को मैं T20 फॉर्मेट में पसंद करता नहीं, शाहीन अफरीदी हमेशा अच्छे ऑप्शन होंगे। अबरार अहमद को आप इग्नोर कर नहीं सकते जिम्बाब्वे के खिलाफ। तो ये तो इनके कुल मिलाकर के 6 बेस्ट ऑप्शन हैं, जिसमें एक फहीम अशरफ, दूसरे यहाँ पर मैं बात करूँ तो नसीम शाह को भी आप ट्रम्प ऑप्शन के ही तौर पर ट्राई करेंगे, और तीसरे अगर मैं बात करूँ तो साहिब जादा फरहान, ये कुछ अच्छे ट्रम्प होंगे। बाकी देखना पड़ेगा अगर बेंच पर से कोई खेलता है तो उसमें सलमान मिर्जा हो गए, मोहम्मद वसीम जूनियर हो गए जो कि बहुत अच्छे बॉलिंग फॉर्म में है। ये दोनों भी काफी अच्छे चॉइस रहेंगे जिनको आप पिक कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हुए हेड टू हेड क्या कर देखें कि ये लोग जिम्बाब्वे के खिलाफ एक्चुअली बहुत क्रिकेट खेलती है ये पाकिस्तान की टीम। इवन बाबर आजम का नाम भी जिम्बाब्वे है काफी हद तक, तो उनके आंकड़े भी देख लीजिए। 6 मैच में 232 रन है, 39 का एवरेज है। 2 मैच में 60 रन है सैम अयूब के। साहिब जादा फरहान के 1 मैच में 4 रन है। जिम्बाब्वे के खिलाफ के मैचेस की हम बात कर रहे हैं, लेकिन फकर जमान के आंकड़े देख लीजिए, काफी खराब है जिम्बाब्वे के खिलाफ। सलमान आगा के 2 मैच में 45 रन है, 2 विकेट हैं। नवाज के 2 मैच में 2 विकेट है, 31 रन है। तो ये वो सारा डेटा है जिसमें T20 फॉर्मेट में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलते हुए क्या परफॉर्मेंस रही। इसमें नसीम शाह, शाहीन अफरीदी ने भी एक मैच खेला लेकिन विकेट नहीं है, तो वो सारा डेटा आप देख सकते हैं। मोहम्मद हसीन जूनियर के 1 मैच में 4 विकेट है, तो ये नंबर्स भी आपको बताते हैं कि जूनियर अगर खेलते हैं वसीम जूनियर तो बहुत अच्छे ऑप्शन होंगे। बाकी रावलपिंडी के इस मैदान पर क्या नंबर्स रहे हैं T20 फॉर्मेट में, वो सारा डेटा भी आप देखेंगे, जिसमें बाबर आजम के नंबर्स यहाँ पर भी अच्छे हैं। बाकी सैम अयूब, साहिब जादा फरहान, फकर जमान के आंकड़े, इवन सलमान आगा के आंकड़े भी बहुत ही ज्यादा बिलो द एवरेज है। फहीम अशरफ भी कुछ खास कमाल कर नहीं पाए हैं, लेकिन नसीम के 3 मैच में 3 विकेट हैं, शाहीन के 6 मैच में 8 विकेट हैं, अबरार के 3 मैच में 3 विकेट हैं। तो ये सारा डेटा का भी आप हेल्प ले सकते हैं। और उसके बाद एक और जो चीज बची वो है प्लेयर बैटल, कि जब जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 फॉर्मेट में लोग खेलने उतरते हैं तो किस बॉलिंग ऑप्शन के खिलाफ कमजोर हुए हैं। तो एक तो आपको मैं सीधे बताऊं कि अगर पाकिस्तान की टीम मैदान पर है, बैटिंग कर रही है, और जैसा ये मैदान है रावलपिंडी का ना, उसमें स्पेसिफिकली सेकंड इनिंग की बॉलिंग हो तब तो कोई स्पिनर इनके खिलाफ काम नहीं आने वाले। लेकिन अगर पहली इनिंग की बैटिंग है तो कोई भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, इवन कोई भी टाइप ऑफ स्पिन बॉलर, वो इस टीम के खिलाफ हमेशा इंपॉर्टेंट होगा। जिसमें आप देखेंगे सैम अयूब, विलिंगटन मसाकाजा जो कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, उनके 2 गेंद पर 1 रन बना करके 1 बार आउट हुए हैं। विलिंगटन मसाकाजा ने साहिब जादा फरहान को भी 1 बार 9 गेंद पर 4 रन देकर के आउट किया है। बाकी बाबर आजम, इनको स्पिन खेलने में कोई खास दिक्कत नहीं है, रिसेंट टाइम में ऑफ स्पिन पर काफी फंसते रहे हैं, इवन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर भी, इवन लेग स्पिन बॉलिंग पर भी। लेकिन ब्रैडली इवांस पर ओवरऑल पहली ही गेंद पर 1 बार आउट हो चुके हैं, जो कि तेज गेंदबाज है। बाकी फकर जमान को भी रियान बर्ल ने 1 बार और विलिंगटन मसाकाजा ने 1 बार आउट किया है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर पहली इनिंग की बैटिंग पाकिस्तान की है, यानी कि जिम्बाब्वे की पहली इनिंग की बॉलिंग होगी, तब ना सिर्फ विलिंगटन मसाकाजा, रियान बर्ल भी बहुत अच्छे ऑप्शन हो जाएंगे। और उसमें रियान बर्ल खास करके इस वजह से, जो कि ना सिर्फ वो लेग स्पिन बॉलिंग करेंगे बल्कि बैटिंग का भी एक बड़ा रोल प्ले करेंगे। और उसमें अगर आप देखें बैटिंग ऑर्डर तो लगभग नंबर 5 पर बैटिंग करते दिखाई पड़ेंगे। उसके पहले सिकंदर रजा है, ओपनर के तौर पर डियोन मायर्स और ब्रायन बेनेट हैं, ब्रेंडन टेलर भी जो विकेट कीपर बैटर खेलेंगे। हो सकता है विकेट कीपिंग ये करें या क्लाइव मदांदे भी विकेट कीपिंग कर सकते हैं। हालांकि जब ये दोनों खेलते हैं तो ब्रेंडन टेलर ही विकेट कीपिंग करते हैं। बाकी तसिंगा मुसेकीवा है, बाकी ब्रैडली इवांस, तीना तेजा मपोसा राइट हैंड मीडियम पेसर है, विलिंगटन मसाकाजा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, रिचर्ड इंगारवा बाएं हाथ के तेज गेंदबाज है। ब्लेसिक बुजरवानी को अगर आप खोज रहे हो तो आपको बता दूं वो चोटिल होने की वजह से बाहर हो चुके हैं। बाकी बेंच पर इनके पास ग्रीम क्रेमर, काफी पुराने अगर हम बात करें खिलाड़ी या लेग स्पिन बॉलर, और बाकी बाएं हाथ
के तेज गेंद न्यूमैन नौकरी है, तो अगर खेलते हैं तो ये भी काफी अच्छे ऑप्शन होंगे। बाकी 2 और बैटर है। इसके अलावा करियर का डेटा आप चाहें तो देख सकते हैं हर एक जिम्बाब्वे के प्लेयर्स का। और एक्चुअली ये देखना जरूरी भी है क्योंकि जिम्बाब्वे के कुछ प्लेयर्स हैं जो जैसे लोअर ऑर्डर के जो बैटर्स हैं या जो नए बॉलर आए हैं, जैसे न्यूमैन न्यामुरी हो गए जो कि अभी T20 में डेब्यू करना बाकी है, टोनी मुनियोंगा हो गए, या ग्रीम क्रेमर जो कि बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, बेसिकली 40 के ऊपर के, और 28 में 35 विकेटें ले चुके हैं। सेकंड इनिंग में काफी बढ़िया नंबर इनके रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो काम आएगा नहीं। तो ये चीज आप जरूर देखिए। इवन मैं तो कहूंगा ना, लेग स्पिनर हमेशा इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान के खिलाफ, और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर। बाकी रिसेंट फॉर्म क्या अगर आप देख लीजिए तो यहाँ से आप देखेंगे ना कि ब्रायन ब्रेट एक काफी अच्छा टैलेंट है, जो कि अगर आप देखें तो कंसिस्टेंसी थोड़ी सी इनकी पुअर रहती है। बाकी डियोन मायर्स ने रिसेंट टाइम में कहीं कहीं पर बीच बीच में एक पारियां खेली है, बाकी कुछ खास कमाल किया नहीं है। वही हाल ब्रेंडन टेलर का भी आप देखेंगे, खास करके T20 फॉर्मेट में इनके जो टॉप 3 है ना, उसमें से मैं केवल ब्रायन ब्रेट को ही आपको सजेस्ट करूंगा। और उसके बाद सिकंदर रजा तो एक ऐसे प्लेयर है, रैन बर्ल दूसरे ऐसे प्लेयर है ना जिनको आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। तो बेसिकली जो आपको मैंने अभी पीछे प्लेयर बैटल का भी एक फैक्टर बताया था, और साथ ही साथ आपको मैंने इनकी बैटिंग की तो यूटिलिटी है, नंबर जिस नंबर पर बैटिंग करने आते हैं और बीच में थोड़ी सी वल्नरेबिलिटी है भी बैटिंग ऑर्डर में, तो उसको देखते हुए सिकंदर रजा, रयान बर्ल को तो आप स्किप कर ही नहीं सकते। इवन यहाँ पर ब्रैडली इमास को मैं इक्वली इंपॉर्टेंस दूंगा, रिचर्ड इंगारवा को भी। तो ये 4 तो बेस्ट ऑप्शन इस टीम की तरफ से हैं, जिनका रिसेंट फॉर्म अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं।